आइए इस वीडियो में हम जानेंगे ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये एक रिजर्वेशन पॉलिसी है इंडिया में, जिसके जरिए से 10% कोटा जनरल कैटेगरी सिटीजन को मिलता है जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है। इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं कि स्ट्रेट अवे 10% रिजर्वेशन मिल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे भी 10% कोटा रहता है। और अक्सर ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होता है एग्जामिनेशंस में वो ओबीसी के कट ऑफ से भी बहुत कम रहता है। इसका मतलब कि क्यों होता है कि ईडब्ल्यूएस के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि इसको कैसे इस्तेमाल करें, कौन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं लेते और नहीं अप्लाई करते हैं रिजर्वेशन में। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंफॉर्मेशन सारी की सारी जो भी है ईडब्ल्यूएस के बारे में मैं दूंगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ईडब्ल्यूएस के लिए कौन एलिजिबल है? द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी। क्या है जनरल कैटेगरी का मतलब? जो एचसी, एसटी और ओबीसी रिजर्वेशंस में नहीं आते वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। इसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी यूआर भी कहा जाता है, अनरिजर्व्ड। ओके, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वही ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल होते हैं। एससी, एसटी या ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ओके, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कौन होंगे? जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है, इकोनॉमिकली वीक है, वो होंगे। इसके लिए कंडीशन रखे गए हैं थोड़े। पहला कंडीशन है कि families gross annual income from all sources must be below 8 lakhs। सालाना जो इनकम होती है 8 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें फैमिली का मतलब कहा गया है, जो एप्लीकेशन डालते हैं वो उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन जो 18 साल से कम है, और अगर उनके बच्चे हैं जो 18 साल से कम है, इन सभी को फैमिली के डेफिनेशन में यहाँ पे लिया जाता है। इसके साथ साथ एसेट बेस्ड एक्सक्लूजन्स भी हैं, यानी कि अगर इनके पास एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से कम है तब एलिजिबल होते हैं। अगर 5 एकड़ से ज्यादा है तो एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरह रेसिडेंशियल फ्लैट एरिया 1000 स्क्वायर फीट के अंदर रहना चाहिए। अगर प्लॉट है, रेसिडेंशियल प्लॉट है, 100 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर होना चाहिए या 900 स्क्वायर फीट के अंदर रहना चाहिए अगर वो म्युनिसिपल एरियाज में है तो। अगर वो नॉन म्युनिसिपल एरियाज में है तब 200 स्क्वायर यार्ड्स या 1800 स्क्वायर फीट के अंदर रहना चाहिए। So, जो भी कैंडिडेट इन सारी कंडीशंस को मीट करते हैं सिर्फ वही एलिजिबल होते हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए। प्रोसीजर क्या होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेने का? इसमें थोड़े डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। इसको कर्नाटका में वंश वृक्षा बोलते हैं। इस फैमिली ट्री को बना के इसको अटेस्टेशन कराना पड़ेगा। कहाँ पे? जहाँ पे आपके तालुक ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस या नाड़ कचेरी जो भी बोलते हैं, वहां पे जाकर फैमिली ट्री का अटेस्टेशन कराना पड़ेगा। दूसरी चीज होती है एफिडेविट। 100 रुपीज का एक स्टैम्प पेपर लेकर उस पर एफिडेविट देना पड़ेगा कि our family meets all the eligible criteria for EWS। जो भी क्राइटेरिया यहाँ पे दिखाए गए इन सभी क्राइटेरिया को हमारी फैमिली फुलफिल करती है, क्योंकि एक एफिडेविट लेना पड़ेगा 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पर। उसके बाद साथ साथ आपको पेरेंट्स का आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और साथ में स्टूडेंट का स्टडी सर्टिफिकेट या टीसी, इन चीजों को डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ देना पड़ेगा। जहाँ पे आपका सकला काउंटर है या फिर तालुक ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस है, नाड़ा कचेरी जो भी है, वहां पे इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करके वहां से एक्नॉलेजमेंट लेंगे। उसके बाद अथॉरिटीज वेरीफाई करेंगे आपके एप्लीकेशंस को और इश्यू करेंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जिसको कहा जाता है इनकम माइंड एसेट सर्टिफिकेट। ओके, ये है प्रोसीजर अप्लाई करने का। इसकी वैलिडिटी क्या होती है? इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 फाइनेंशियल ईयर होती है। क्या है मतलब 1 फाइनेंशियल ईयर का?
1 ईयर का मतलब आप समझ गए 1 साल होती है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 तक ही इसकी एलिजिबिलिटी रहती है या वैलिडिटी रहती है। इसका मतलब क्या है? सपोज आपने इस सर्टिफिकेट को अप्रैल के महीने में बनाया, तब भी आपकी सर्टिफिकेट मार्च 31 तक वैलिडिटी रहेगी। समझिए, अप्रैल 1 2025 में आपने बनाया तो मार्च 31 2026 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। अगर आपने इसको दिसंबर में बनाया 2025, तब भी इसकी वैलिडिटी मार्च 31 2026 तक रहेगी। अगर आपने इसको जनवरी 26 में बनाया यानी कि जनवरी 2026, तब भी मार्च 31 तक ही रहेगी। समझ लीजिए आपने मार्च में ही बनाया, मार्च 1 2026 को बनाया, तब भी इसकी वैलिडिटी मार्च 31 2026 तक ही रहेगी। अगर वो डेट पास हो गया तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर रिन्यू कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, वैलिड ओनली फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, चलिए थोड़े डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ, कैसे रहेंगे आपको जो बनाना पड़ेगा। पहला, जैसे मैंने बताया, फैमिली ट्री या वंशवृक्ष। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फैमिली ट्री या वंशवृक्ष ऐसे होता है, जहाँ पे आप टाइप कराएंगे आपका नाम, पेरेंट्स का नाम, भाई बहन जो भी है, इन सभी का डिटेल्स सब बनाकर नोटराइज करा के इसको अटेस्टेशन करा लेते हैं। फैमिली ट्री अटेस्टेशन बोलते हैं, वो करा लेना पड़ेगा। उसके बाद एफिडेविट कराना पड़ेगा, जिसमें आप पूरे कंडीशंस को लिखेंगे जो ईडब्ल्यूएस के कंडीशंस हैं, और आप एफिडेविट देंगे कि हमारी फैमिली इन सभी कंडीशंस के क्राइटेरिया को मीट करती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद आप जब सबमिट करेंगे आपको फाइनली मिलेगा ऐसे एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जिस जो मैंने अभी दिखाया है यहाँ पे, ये मेरे एक स्टूडेंट का जिन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लिया। जैसे आप ऑब्जर्व करें तो लिखा है इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ये लिखा होता है, इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट लिखा होता है। इसको देख लेना, इसमें फोटोग्राफ भी आएगा स्टूडेंट का, वैलिड फॉर द ईयर बोल के लिखा रहेगा, जिस साल को भी ये वैलिडेट है। ठीक है, लेफ्ट में जो दिया है इसका एक ब्लैंक फॉर्मेट दिया हुआ है, जो कि गूगल में आपको मिल जाएगा ऑनलाइन में, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस में उनको पता नहीं रहता है कि कैसा रहता है ये। तो आप अगर इसको ब्लैंक फॉर्मेट को ले जाकर दिखाएंगे तो बहुत लोगों को पता चल जाएगा। अब और एक कंफ्यूजन है बहुत लोगों में कि क्या स्टेट लेवल के जॉब्स में ईडब्ल्यूएस है या सेंट्रल लेवल के जॉब्स में है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लूंगा आपको कर्नाटका का, यहाँ पे मुस्लिम्स का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा। कर्नाटका में जो मुस्लिम्स हैं, वो जो भी स्टेट लेवल जॉब्स, गवर्नमेंट के जॉब्स या गवर्नमेंट के एजुकेशनल जो भी रिजर्वेशंस हैं, इसमें ऑल मुस्लिम्स ऑफ कर्नाटका आर अंडर ओबीसी कैटेगरी। यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए 2B कैटेगरी है, इस 2B जो आता है ये ओबीसी के अंडर आता है। तो सभी मुस्लिम्स जो कर्नाटका में है वो कर्नाटका स्टेट लेवल के जॉब्स में या एजुकेशन के जो भी रिजर्वेशंस है उसमें वो ओबीसी ही कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, और एक आता है अगर सेंट्रल लेवल के जॉब्स या एजुकेशन सेक्टर का जब मामला आता है, तब ऑल मुस्लिम्स ऑफ कर्नाटका आर नॉट अंडर ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में या एजुकेशन के रिजर्वेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी आता है वहां पे सभी मुस्लिम्स ओबीसी नहीं है। तो फिर कौन है ओबीसी? सभी मुस्लिम नहीं है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि अदर मुस्लिम्स एक्सक्लूडिंग, जो मैंने स्क्रीन पे अभी नाम दिखाए हैं आपको, इन नामों के अलावा जो जो भी कास्ट या जो भी सेक्टर आप कहेंगे इन कैटेगरी में आएंगे, इन नामों में आएंगे, ये ओबीसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कच्ची मेमन, नवायत, बोहरा, सईद, शेख, पठान, मुगल, महदवी, कोंकणी, जमायती मुस्लिम्स, these are not under OBC. Okay, when they are not under OBC, they are called as general candidates. General or unreserved, eligible for EWS. ये सभी कैटेगरी के लोग EWS के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस। ओके, सो ओबीसी में कौन आएंगे? ओबीसी में वो आएंगे
अदर मुस्लिम्स एक्सक्लूडिंग दीज मुस्लिम्स, अदर मुस्लिम्स जिनके नाम में सैयद नहीं है, शेख नहीं है, खान नहीं है, ये छोड़ के जो भी आएंगे वो मुस्लिम्स ओबीसी में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मुस्लिम हैं और अगर आप इन कोई भी नाम्स में, नेम में या कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर आप समझिए सैयद, मेरा नाम सैयद सादत है, तो मैं ओबीसी में नहीं आऊंगा सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैं जनरल कैटेगरी में आऊंगा। डिपेंडिंग ऑन माय इकोनॉमिक कंडीशन मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होता हूँ। ठीक है, ये जो कैस्ट लिस्ट है ये हर स्टेट को अलग अलग कैस्ट लिस्ट होती है। इसको ऑल इंडिया लेवल पे यहाँ पे जो मैंने वेबसाइट एड्रेस दिया है यहाँ पे ये अवेलेबल है ncbc.nic.in, यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। इसी लिंक को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो आपको फायदेमंद हुआ। अगर इसके सिलसिले में, ईडब्ल्यूएस के सिलसिले में या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ क्लासेस चाहिए या कुछ भी अवेयरनेस प्रोग्राम चाहिए तो इंशाल्लाह आप मेरा जो ये व्हाट्सएप नंबर है 8861169896 यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने यूट्यूब चैनल आरबीटी एकेडमी पर भी अपलोड किया है, आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी फॉरवर्ड कीजिए। और आपके नजर में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप गाइड कीजिए कि वो अगर ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी की सर्टिफिकेट बनाएं, अगर वो ओबीसी में नहीं जनरल में आते हैं तो डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट बना लें, ताकि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स आते हैं जैसे कि रेलवेज में जॉब हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हो, यूपीएससी का आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने की ख्वाहिश हो, यहाँ सभी जगह इनको रिजर्वेशन मिलेगा। ओके, सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। थैंक यू सो मच।